अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग, हैप्पी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं महक असलम। नया दिन मुबारक, 23 मार्च मुबारक। कल वैसे तो हम कह के गए थे कि जनाब आज होगी छुट्टी, लेकिन आज छुट्टी नहीं है। कहा था हमने हैप्पी छुट्टी होगी। हाँ, क्यों नहीं है जनाब? इसलिए नहीं है क्योंकि परेड जो है वो चली गई है 25 मार्च को, तो 25 को छुट्टी होगी। अब 25 को हैप्पी छुट्टी हो जाएगी। 23 मार्च तजदीद अहद वफा का दिन है। ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम दिन है और इस दिन यानी 23 मार्च 1940 अगर थोड़ा सा हम आपको पीछे ले जाएं तो 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी। करारदाद पाकिस्तान जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग ने बर सगीर पाको हिंद में मुसलमानों के जुदागाना वतन के हुसूल के लिए एक तहरीक शुरू की थी और 7 बरस के बाद अपना मुतालबा मंजूर कराने में कामयाब रही। एग्जैक्टली जी, फ्रॉम द स्ट्रैटेजी टू द रियलिटी। इसके सफर की कहानी आज आपके सामने हम रख रहे हैं। जो मुतालबा किया था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं हम, तो उस नाम से दुनिया के नक्शे पर उभरा पाकिस्तान। आज दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के दिन को तजदीद अहद के तौर पर मना रहे हैं। अहम शाहराहों की अगर हम बात करें तो कौमी परचम यहाँ पर हैं, बैनर से इसको सजा दिया गया है। कराची, हैदराबाद, पनुआ के लिए, ये सिर्फ सिंध के इलाके नहीं जनाब, पूरा पाकिस्तान। जब पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, हम सब की बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, हर दिल की बात हो रही है और हर दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए। हम एक कौम है, मंजिल भी एक है, एक कौम एक मंजिल। इसके बैनर्स आवेजा किए गए हैं। बिल्कुल, कहीं चरागा किया गया है तो कहीं बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं। आज दिन का आगाज मस्जिद में मुल्की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआओं से हुआ है। सूबाई दारुल हुकूमतों की अगर बात की जाए तो हर साल की तरह इस दफा भी 21 तोपों की सलामी दी गई। दिन का आगाज हो चुका है। यूं तो आज जब हम इस दिन की बात करते हैं तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, हम सबके परेड देखेंगे, लेकिन चूंकि मौसम ने थोड़ी सी बेईमानी कर दी हमारे साथ, जो हमारी तैयारी है उसको थोड़ा सा अब हमने कर दिया। जनाब की तैयारी जारी है और अब 25 मार्च को ये परेड होगी, क्योंकि बारिश की वजह से ये परेड इस वक्त हो नहीं सकती। मौसम इस्लामाबाद का सुहाना है शहरियों के लिए, लेकिन जनाब जिन्होंने तैयारी की थी यहाँ पर एक्टिव नजर आने की, उनके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हमें भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे कि शुएब ने कहा कि जनाब बड़े एक्साइटेड होते हैं हम इस परेड को देखने के लिए, तो एक्साइटमेंट को थोड़ा सा रोक लें। 25 मार्च को आम तातील का ऐलान कर दिया गया था और आज बहुत सारे लोगों को छुट्टी है और जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, आज उन्हें छुट्टी नहीं है। वो आम तातील 25 मार्च को हो गई ना। अच्छा, अब बच्चे जा रहे हैं। बच्चे तो नहीं जाएंगे, बच्चे कह रहे छुट्टी है। मैंने इसलिए आपसे पूछा, आपके बच्चे ना वो आज नहीं जा रहे जनाब। एनीवेज, जब हम बात करें यौम पाकिस्तान की, तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने यौम पाकिस्तान पर बानियाने पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने जमहूरी इक़्तिदार, कानून की हुक्मरानी और इस्लामी तर्ज ज़िंदगी बरकरार रखने का अहद दोहराया है। सदर मुमलिकत ने तनाज़े कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने पर फिर जोर दिया है। श्रीनगर में अगर हम बात करें कि वहाँ पर क्या माहौल है, तो महक वहाँ पर भी यौम पाकिस्तान के पोस्टर्स आवेज हैं। और ना सिर्फ यौम पाकिस्तान बल्कि हम देखते हैं कि 14 अगस्त वाले दिन भी पाकिस्तान के नारे लगाए जाते हैं, पाकिस्तानी परचम की बात होती है। आज इसी पर हम बात करेंगे आगे चल के अपने प्रोग्राम में। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। 1940 में बर सगीर के मुसलमानों के क्या जज्बात थे। मुल्तान के 95 साला खलीलुर रहमान को भी 1940 का तारीखी दिन याद है। आज हम प्रोग्राम में उनकी भी बातें शामिल करेंगे, थोड़ी सी यादें ताज़ा कर लेंगे। कराची की अगर हम बात करें तो कराची एयरपोर्ट के करीब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, यौम पाकिस्तान से बाहर निकल आते हैं। बिल्कुल जी, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसी खबरें रिपोर्ट हैं, वो भी शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। 2 साला बच्चा अगवा हुआ था, इसको बाजियाब करा लिया गया है। एक रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। जो मुलजिम है उसने कहा है कि उसकी 2 बेटियाँ हैं, बेटा नहीं था। उस बेटे की ख्वाहिश पर एक बच्चा अगवा किया, लेकिन अब वो पकड़ा गया है। यानी अपनी 2 बेटियां थीं, घर में रहमत थी, लेकिन ज़ाहिर है सोसाइटी ऐसी है, कुछ सोच ऐसी होती है कि वो बेटे की ख्वाहिश ने उसे ये करने पर मजबूर किया। लेकिन एनीवेज जी, ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अपनी गोद भरने के लिए या अपने आंगन में एक फूल लाने के लिए किसी और के लिए आप किसी को माँ को तड़पा रहे हैं। एनीवेज वो मुलजिम गिरफ्तार हुए। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। मौसम जिसने हमें गिरफ्तार किया, क्यों? कोई मौसम कराची में कोई नहीं, मैं पंजाब वालों की बात कर रही हूँ। चलो चलो पंजाब चलो। हाँ, ये दिल की बात है। पंजाब चलो, लाहौर चलो, पंजाब के मैदान, इस्लामाबाद चलो। आप अपनी जगहों के नाम ले रहे हैं हम। हज़ारा डिवीजन और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश
मज़ा आ रहा होगा वहाँ के शहरियों को ना। जाती सर्दी फिर से लौट आई, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। शदीद बारिश से गंदुम और मकई की फसल को शदीद नुकसान पहुँचा है। एबटाबाद और गिलियात में भी बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया, यानी वो लोग जिन्होंने रजाइयाँ वापस रखनी थी वो अब दोबारा से निकाल लें। हो सकता नहीं रखी हूँ क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी ठंड सी थी, लेकिन वो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बर्फबारी भी हो रही है। तो अगर मिल जाए आपको आगे चलकर हैप्पी छुट्टी तो अभी भी आप प्लान कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं जनाब, क्योंकि माहौल बनना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। अब मौके की जब बात है तो आज मौका है जनाब जाम पाकिस्तान कैसी की बात करते हैं। बिल्कुल, और आपकी मुलाकात हम करवाएंगे बहुत सारे ऐसे लोगों से जो कि दिल में पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, और जैसे कि हमने जिक्र भी किया था मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 95 साल बुजुर्ग शहरी खलील रहमान साहब का, जिनके जहन में आज भी 1940 मंटो पार्क में करारदाद पेश करने का मंजर ताज़ा है। और जाहिर सी बात है जब हम अपने बड़ों से कहानी सुनते हुए बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा 1940 में क्या हुआ, ये इसके बाद क्या हुआ। तो हमारे नुमाइंदे आसिफ बलोच ने उनसे बात की है, तो वो आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, योम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्तान के एक रिहायशी 95 साल खलील रहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो उस वक्त मंटो पार्क में मौजूद थे जब पाकिस्तान की एक अलग मुमलिकत की जो करारदाद है वो पेश की गई। खलील रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बताइएगा, क्या जज्बात थे तब आपके और क्या कहना चाहेंगे, क्या एहसासात थे तब? बात यह है कि उस वक्त तो हर शख्स, हर बच्चे, हर बड़े के बड़े जज्बात थे, बहुत जोश व खरोश था, बहुत खुशी थी कि पाकिस्तान बनेगा, समझ गए। और अल्लाह के फजल व करम से, कायद आज़म की कोशिशों से, अल्लामा इकबाल की ख्यालात के मुताबिक, और अल्लाह ताला ने हमें इस अर्ज़ मुक़द्दस से नवाजा। लेकिन अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने उसकी कोई कदर नहीं की। अब जो एक तोहफ़ा कायद आज़म हमें दे के गए थे, हम उसको संभाल नहीं सके हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो खलील रहमान साहब है उनका यही कहना है कि उस वक्त जो है उनकी जो काफ़ी ज़्यादा उनकी जो जोश था वो काफ़ी ज़्यादा था। पाकिस्तान बनने की जो खुशी थी वो उस वक्त नाकाबिले बयान है, और अब भी जब वो उन यादों को याद करते हैं तो उनकी जो आंखें हैं वो झलक जाती हैं। तो जनाब खलील रहमान साहब की ये गुफ्तगू हमने आपको सुनवाई, जिस तरह से उन्होंने कहा कि सब मुत्तहद थे, सबका एक ही अज़्म था कि पाकिस्तान लेना है, पाकिस्तान बन के रहेगा, एक इस्लामी जमहूरिया हमें मुल्क चाहिए जहाँ पर हम आज़ादी के साथ रह सकें। तो ये हमारे कायद जिन्होंने अपनी सलाहियतों से, अपनी कुर्बानियों से हमें ये मुल्क दिलवाया। लेकिन अगर आज हम इस मुल्क की सूरत हाल पर नज़र डालें तो हमें अफसोस होता है, क्योंकि हम एक कौमी धारे की अगर बात करें तो वहाँ पर तो हम एक नज़र आएंगे, लेकिन कौमी मफाद के लिए और कौम के लिए हम एक नहीं हैं। ये हम उन सियासी रहनुमाओं की बात करें जो कि शायद कुर्सी के पीछे भागने में इतने मगन हो चुके हैं कि अवाम के मसाइल और जिस मकसद के लिए इस मुल्क को इतनी कुर्बानियां देके हासिल किया था उस मकसद को भूल गए हैं। जब बात हो रही है मकसद की तो पाकिस्तान बनने का मकसद क्या था कि सबको आज़ादी हो। जब बात हो रही है सब की तो हर वो शख्स, हर वो ज़ात, हर वो दिल जो यहाँ पर मौजूद है। और जब हम बात करते हैं हर एक दिल की तो झंडे में एक सफ़ेद रंग भी है जो कि रिप्रेजेंट करता है माइनॉरिटीज़ को। उनका भी पाकिस्तान पर उतना ही हक है जितना एक मुसलमान का हक है। हर शख्स को आज़ादी है अपने मज़हब को फॉलो करने की, हर शख्स को आज़ादी है कि वो जैसे चाहे रह सकता है। और इसका हम सबको इंश्योर करना है एज अ सिटीज़न, नो मैटर हमारी क्या एफिलिएशन है, हमारा मज़हब क्या है, लेकिन ये पाकिस्तान हम सब का है। हम सब इस गुलदस्ते के फूल हैं और हर फूल इस गुलदस्ते का बड़ा अहम, बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा। एक फूल भी निकल जाएगा, एक फूल भी मुरझा जाएगा तो गुलदस्ते के रंग मांद पड़ जाएंगे। तो वो गुलदस्ता इसी तरह प्यारा लगेगा जब हम सब मिलकर रहेंगे, मुट्ठी बनकर रहेंगे, हर रंग उसमें इंपॉर्टेंट नज़र आएगा। तो ये भी हमें दोबारा से ना इसका अहद करना चाहिए कि अगर माजी में हो गई हैं कोई गलतियाँ, कोई कोताहियाँ तो बढ़ जाते हैं आगे, और बढ़ना हो जब आगे तो मिलकर बढ़ना होता है आगे। बिल्कुल, और इसीलिए हमने एक कौम और एक मंजिल जो इस दफ़ा नया हमने देखा कि गाना जारी किया गया,
और जनाब उस गाने ने मुझे लगता है ये कि हर शहरी को बताया कि हमें कौम तो है लेकिन अब मंजिल हमारी क्या है। वो हमारी मंजिल ये है कि हमने मुत्तहिद होकर रहना है। बड़ा खूबसूरत सा गाना अली ज़फ़र और आयमा बेग ने अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में गाया। Exactly. तो जनाब जब हम बात करते हैं यौम पाकिस्तान के हवाले से, जब हम बात करते हैं कि छुट्टी के हवाले से, तो एक शख्सियत ने छुट्टी मनाई बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। कौन है वो? फिरदौस आशिक अमान साहिबा, जो कि कराची आई थी। कराची आने के बाद उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात में जब उन्होंने छुट्टी मनाई समंदर पे शुएब के साथ, तो दिल तो कह रहा था कि भैया बस बातें ही सुनते रहें, लेकिन हम आपको थोड़ी सी बातें सुनवाएंगे, थोड़ी सी हम रखेंगे कल के लिए। अभी सिर्फ आपको हम दिखा रहे हैं ये ट्रेलर, अभी पिक्चर बाकी है। तो शे मज़ा आया? बहुत मज़ा आया जनाब, आप भी देखिए। अस्सलामुअलैकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। छापा पै गया जी आपा। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। आपने नहीं घबराना। फ्यूल ही खत्म हो गया। उसी तरह फ्यूल खत्म हुआ जैसे आजकल पीडीएम का खत्म हुआ। ये खतरों से खेलना तो मेरा फन है और खतरों से खेल के जीतना मेरा पैशन है। आपा का गुजारा होता है तनख्वाह में? नहीं होता, मुझे तनख्वाह मिल ही नहीं रही। आपा तनख्वाह नहीं मिली, एहतजाज करें। अब एहतजाज अपनी दुकान पे बैठ के कैसे करूं? यौम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यूं तो बारिश की वजह से परेड मंसूख हुई है, लेकिन हम खुशियां मनाएंगे, हम खुशियां मनाना जानते हैं। इस वक्त हमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया। शाह साहब गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। शाह साहब सबसे पहले वन नेशन वन डेस्टिनी, ऐसा ज़बरदस्त ये पैगाम जा रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले कमेंट इसी से मुताल्लिक हो जाए। देखिए, कुदरती बात है कि हमने आगे बढ़ना है, बिल्कुल, तो हमें एक कौम और एक सोच को लेकर आगे बढ़ना होगा। हमारी खूबसूरती ये है कि हमारा जो यूनिटी है ना, वो हमारी डाइवर्सिटी में है। हमारे मुख्तलिफ इलाके हैं, हमारी मुख्तलिफ ज़बानें हैं, हमारे मुख्तलिफ खाने हैं, हमारे मुख्तलिफ लिबास हैं, लेकिन हमारी दिल की धड़कन एक है, हमारी सोच एक है, हमारा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, हमारी खुशियाँ, हमारी मुश्किलात, हमने मिलकर उनका सामना करना है। हमारे चैलेंजेस, हमारे दोस्त इकट्ठे हैं, हमारे दुश्मन हमें उनकी पहचान है। तो एक कौम और एक मंजिल, हमें अपनी मंजिल का जब हम तयन हमारे बड़े कर चुके, हमें पाकिस्तान चाहिए, किस किस्म का पाकिस्तान चाहिए, वो जो ख्वाब था, वो जो मंजिल थी, वो मिलकर ही हम हासिल कर सकते हैं। और शाह साहब इसको यूं समझा जाए कि 1940 जब ख्वाब देखा जाए, स्ट्रेटजी बनाई जाए, फिर उस जानिब कदम बढ़ाए जाए, वो उससे हम सीख चुके हैं। और अभी मसला जो भी हो, चैलेंज जो भी हो, हमें मालूम है कि स्ट्रेटजी बनानी और आगे बढ़ते चले जाना है। चाहे वो टेररिज्म का मुकाबला हो, चाहे वो दुश्मन के एजेंडे को केटर करना हो, काउंटर करना हो, या इसके अलावा अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करना। जैसे कि हमने लास्ट ईयर्स में देखा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने स्पेशली जो काम किया कि बहाली अमन की ऐसे हुई कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी वापस आया, टूरिस्ट भी आए और माहौल बड़ा साजगार हुआ। देखिए, दुनिया जानती है जब पाकिस्तानी कौम फैसला करती है ना, तो वो अपनी मंजिल पा लेती है। मिसाल के तौर पर, कौन नहीं जानता कि दहशतगर्दी का चैलेंज कितना बड़ा चैलेंज था, और कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान के खिलाफ कितनी साजिशें हुई। लेकिन आपने जब एक फैसला किया, एक नेशनल एक्शन प्लान पर मुत्तफिक हुए, आपकी आवाम, आपकी अफवाज, आपके इदारों ने मिलकर शिकस्त दी उनको, और आज हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह अमन है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। और इसी तरह से शाह साहब, कोविड ये लास्ट ईयर, चूंकि ये चैलेंज बड़ा था, यहाँ पर भी एक कौम बनकर आगे निकलना था और एक कौम ने बनकर ही मुकाबला करना था। यही हमने देखा भी शाह साहब। बेशक, देखें, कोविड का चैलेंज जो है दुनिया भर उससे नंबर आजमा है, लेकिन हमें जब ये चैलेंज का सामना था, हम बहुत परेशान थे कि हमारे अस्पताल महदूद हैं, हमारे वसाइल महदूद हैं, हम क्या कर पाएंगे, रोज की दिहाड़ी वाले लोग हैं, वो खाना कैसे खाएंगे। लेकिन आपने देखा कि लोगों ने मिलकर एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे की मदद की, हमने एक मजबूत प्रोग्राम मुरतब किया
और एक आपस में कोऑर्डिनेशन की, और अल्लाह के फजल करम से दुनिया के, यूरोप के, अमेरिका के मुकाबले में निस्बतन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहा। चैलेंज मौजूद है, अभी भी हम इसका सामना कर रहे हैं और हमने करना है, लेकिन इंशाअल्लाह हम इस पे कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। और शाह साहब जी प्लीज आप बात मुकम्मल करें। मैं इस तरह कहना चाहता हूँ, मैं आज यौम पाकिस्तान के दिन पाकिस्तानी कौम से अर्ज करना चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि हमें इस वक्त माशी मुश्किलात का सामना है और हमें मुश्किल माशी हालात मिले और हमें मुश्किल फैसले करने पड़े और कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि माशी तौर पर भी हमारी मईशत बहाल होगी, हमारे मुल्क में सरमायाकारी होगी, यहाँ रोजगार के मौके पैदा होंगे और इंशाअल्लाह महंगाई की इस लड़ाई में महंगाई को भी इंशाअल्लाह हम शिकस्त देंगे और अपने लोगों के लिए खुशियाँ जो है वो समेट कर लाएंगे। बेशक। और जब बात है अपने लोगों की, अपनों की, तो बड़े ही अपने कश्मीरी बहन भाई, उनके लिए जो हम कर रहे हैं शाह साहब, लास्ट ईयर ज़ाहिर है बहुत बेहतरीन काम फॉरेन ऑफिस ने स्पेशली किया। इसी तरह से इसी आज़म के साथ आगे बढ़ेंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर कॉज को हम और आगे लेकर जाएंगे। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के मसले पर पूरी कौम में इत्तफाक है, मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ सोचें हैं, मुख्तलिफ मंशूर हैं, पर कश्मीर पे यकसुई थी, यकसुई है और इंशाल्लाह यकसुई रहेगी इंशाल्लाह। और कश्मीरियों को भी बड़ा वाज़े पैगाम है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपकी अजमत को, आपकी कुर्बानियों को हम सलाम करते हैं और इंशाल्लाह आप हक पर हैं, सच पर हैं और आपका बोलबाला होगा और आपका जो मकसद है हक के खुद इरादियत का, उस पे भी इंशाअल्लाह हमें एक दिन कामयाबी होगी। जबरदस्त। शाह साहब इजाजत हो थोड़ा सा बचपन में ले जाऊं आपको। जरूर। बचपन में एक्साइटमेंट होती थी शाह साहब, परेड देखनी है टेलीविजन पर या जाकर, ऐसा होता था? बिल्कुल देखते थे, बड़े शौक से देखते थे। सुबह सुबह उठ के टेलीविजन के सामने बैठे होते थे और देखते थे और फिर कई मौके मिले, खुद जाके देखने का मौका मिला। आज भी बड़ा इश्तियाक था अपनी अफवाज की जो चपंद हैं उनको देखने का, उनकी महारत को, उनकी सलाहियत को, उसका एतराफ़ करने का, जो पाकिस्तान के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं, अंदरूनी चैलेंजेस हो, बैरूनी दबाव हो, उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कोई बात नहीं, बारिश ने साथ आज 23 मार्च को हमारी परेड नहीं हो सकी, तो इंशाअल्लाह मौसम साजगार रहा तो 25 को करेंगे इंशाअल्लाह। शाह साहब थैंक यू सो मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी से गुफ्तगू शुएब की। और जनाब जिस तरह से शाह साहब ने भी कहा कि एक कौम और एक मंजिल का जो मकसद है वो हमें हमेशा से अपने जहनों में रखना चाहिए, और अगर आज से हम ये अहद अपने आप से कर लें कि इस मकसद को रख के हमने आगे की ज़िंदगी गुजारनी, तो मेरे ख्याल से बहुत सी बेहतरी आ जाएगी। आगे जब ज़िंदगी की बात है तो उसके लिए टीका लगवाना पड़ेगा, वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, इसकी बात भी हमें आगे चल कर करने के। जेब ढीली करो, टीका लगवा लो, क्या है माजरा, करेंगे बात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात क्या कह रहे थे कि जनाब आज 23 मार्च है, कोई बात नहीं अगर परेड 25 को होगी, लेकिन आज के दिन को भी हम मनाएंगे। शाह महमूद कुरैशी से हमने बात की, अभी हमारे साथ शेख रशीद साहब मौजूद होंगे, शेख साहब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। शेख साहब 23 मार्च कहिएगा, एक कौम एक मंजिल, आपकी नज़र में एक कौम तो चले हम हैं, एक मंजिल क्या है? मंजिल तो हमारी यही है कि हमने इस पाकिस्तान को जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना और जिसमें इस्लामी दुनिया की पहली एक रियासत बनी, इसको आगे लेके जाएं। और पाकिस्तान में हमारी अजीम अफवाज जो आज के दिन अपना एक जोश और जज्बा और वलवले का इजहार करते हैं और सारी कौम की तर्जमानी करती हैं, और इस दिन को शायाना शान तरीके से मनाया जाए, यही हमारी मंजिल है और इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब हैं इंशाल्लाह। शेख साहब अगर उस वाली करारदाद के माहौल को देखिए जब 1940 में हर कोई मुत्तहिद था, सिर्फ एक ही अज़्म था कि बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, और आज के अगर हम सियासी जमातें देख लें बड़ा फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है। क्या करना होगा सबको एक पेज पर लाने के लिए? देखें, इक़्तिदार की भूख को तो ख़त्म नहीं किया जा सकता,
और पाकिस्तान में मीडिया इतना तरक्की कर गया है कि अब लोग मीडिया खेलते हुए जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते। हमें सियासी इख्तलाफ जरूर रखने चाहिए, लेकिन इतना आगे नहीं चला जाना चाहिए कि पीछे आने का रास्ता ना हो और बंद गली में दाखिल हो जाए। इंशाल्लाह हम एक कौम है, हमारे सियासी इख्तलाफात हैं, सारी दुनिया में हैं, लेकिन हमारा मुल्क क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिया हो गया है, इसलिए इसमें इख्तलाफी बातें जो हैं वो ज्यादा उजागर हो जाती हैं और इससे फिर कौमी मामलात में रुकावट पैदा होती है। तो शाह साहब, आप समझते हैं कि उस दिन जो हमने अज़्म किया था और आज जो हमारे सियासतदान हैं वो जरा कौमी मफाद को पस्से पुश डाल के कुर्सी के गिर्द भागते हैं? बस जी, सियासतदान तो कोई रियासत से नहीं आए, हादसों से आए हैं मोस्टली। एक चौथी दहाई आ गई है, चौथी नस्ल लोगों की सियासत पार्टियों की आ गई है, लेकिन हम वो मकसद जिसकी खातर हम मार्ज़ वजूद में आए थे उसको मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर पाए। शेख साहब, थोड़ा सा मूड को चेंज करते हैं। फेवरेट मिली नगमा शेख साहब का कौन सा है? वही सारे मिली ना। शेख साहब आज हो जाए, वो एक जुमला हो जाए, चाहे जीवे जीवे पाकिस्तान का हो जाए। शेख साहब चले जिए जिए पाकिस्तान। अच्छा नहीं शेख साहब, ये तो आपने बहुत कंजूसी कर दी है। नहीं अच्छा शेख साहब, आपने ज़रा इनिशियली कहा तबीयत बेहतर है, तो मैं चाह रहा हूँ वैक्सीन से मुतालिक भी आपसे पूछें। वैक्सीन की आपको डोज लगी है, ज़रा उससे मुतालिक भी शेयर करें। नॉर्मल हूँ मैं, बिल्कुल सारे काम कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से। मैं तो कोरोना से गुजरा हूँ, लोगों को लगानी चाहिए। जब ये हो जाता है तो बाद में आदमी को एहसास होता है कि मैं किस जगह आ गया हूँ। सो सारी कौम को जो कोरोना वैक्सीन है जो उसको लगाना चाहिए और एहतियात बरतनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, ठीक, इज्तिमात से ग्रेज करना चाहिए, क्योंकि ये एक वबाई शक्ल है और इसको हमने एक कौम की हैसियत से इसको हैंडल सही। अच्छा शेख साहब, रिसेंटली जो कुछ वाक़यात हुए हैं, जो बयानात दिए गए इमरान खान साहब की जानिब से, आर्मी चीफ साहब की जानिब से, जो हम अब दोस्ती की तरफ कदम बढ़ाने की ख्वाहिश ज़ाहिर है होगी तो ख़त्े में अमन आएगा। तो मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूँ, ज़रा आपके पास बड़ी की मिनिस्ट्री है, वो जो DGM उसका मिलना, सीज़ फायर के मुआहदे पर अमल दरामद होना, उसके बाद यहाँ से बड़े पॉजिटिव बयानात का जाना और फिर कुछ ममालिक का इसमें किरदार अदा करना, स्पेशली UAE का। उसके बाद शाह साहब जो बैरूनी ख़तरात हैं, स्पेशली जो पहले दुश्मन की तरफ से ख़तरात थे, आपके पास ज़रा इन्फॉर्मेशन इससे मुतालिक आती है, ख़तरात कम हुए हैं सर, कुछ मामला बेहतर हुए हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं? देखें, उतार चढ़ाव तो आता रहता है, मुज़ाकरात भी हुए, इवन सोरेन सिंह और भुट्टो के दरमियान से शुरू हुए, लेकिन उसका नतीजा उस वक्त तक नहीं निकल सकता जब तक मसला कश्मीर हल ना हो। कश्मीर जो है उससे हमारी पाकिस्तान की कमिटमेंट है और हमारी ये कमिटमेंट है कि कश्मीरियों को उनका आज़ादी का हक दिलाना है और इसके लिए उनकी काविशों को सपोर्ट करनी है। तो उसमें फिर इंडिया कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, लेकिन इस वक्त क्या है? इस वक्त क्या है? ऊपर नीचे है तो इस वक्त क्या हालात हैं? इस वक्त बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुज़ाकरात के टेबल पर जाने के लिए कश्मीर का मसला हल होना जरूरी है। शेख साहब, कोई ऐसा की कंट्री जो कि अहम किरदार अदा कर सके? यूं तो अमेरिका की तरफ देखा जाता है, लेकिन अब ये खबरें ये थी कि UAE ने अहम रोल अदा किया। आप देखें, इंडिया जो है वो इस वक्त जो वहाँ की क़यादत है बहुत ही मुतस्सब और बहुत ही वो इंतहा पसंद क़यादत है। इसमें अगर हालात कूल डाउन की रहते हैं तो ये भी एक बेहतरी की इलामत है, लेकिन लंबे अरसे तक ये कहना कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ मसला कश्मीर के लिए टेबल पर बैठेगा, कामयाबी तभी है कि मसला कश्मीर पर बातचीत हो, और मसला कश्मीर जब तक हल नहीं होता सब बातें आरज़ी हैं। ठीक है। और शेख साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कामयाबी यही है कि गुफ्तगू से मामलात को आगे बढ़ाया जाए, तो यकीनन अंदरूनी मामलात भी हम ऐसे ही हल कर सकते हैं कि बैठ के तसल्ली के साथ बात कर लें। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ। और जनाब 23 मार्च के हवाले से शेख साहब का आज़म था, वो हमने आपके सामने रखा। तो आगे बढ़ते हैं, जब हम बात करते हैं मिली नगमों की, जब हम बात करते हैं जनाब उन तरानों की जो कि जब गाए जाते हैं तो आपका जोश व जज्बा बड़े कोई उरूज पे पहुंच जाता है, तो वो सुनने बेहद ज़रूरी होते हैं ताकि आपकी जो मोहब्बत है अपने वतन से वो हमेशा तरोताज़ा रहे। गुलकार शाहिद अली सोनू हमारे साथ मौजूद हैं और आज उनसे हम सुनेंगे लाइव बहुत सारे गाने। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, गुड मॉर्निंग। शाहिद कहूँ कि सोनू कहूँ? जो आपको अच्छा लगे। मुझे तो सोनू अच्छा लगा, आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा, चले मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त अभी मुझे पता चला जनाब, आपकी आवाज़, आपकी गायकी, और बड़ी छोटी सी उम्र में आपने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की। तो आज किससे आगाज़ कर रहे हैं आप? आज एक तो है 23 मार्च
और दूसरा इसी नेशनल सॉन्ग से किसी से स्टार्ट करते हैं। जब हमने खुदा का नाम लिया उसने हमें इनाम दिया। पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 फॉलो मी। पाकिस्तान पाकिस्तान मोहब्बत अमन है मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। खुदा की खास रहमत है बुजुर्गों की बशारत है कई नस्लों की कुर्बानी कई नस्लों की मेहनत है। असासा है तेरे गम का शहीदों की अमानत है ताउन ही ताउन है मोहब्बत ही मोहब्बत है। जबी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान 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 मोहब्बत अमन है मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। थैंक यू। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त सोनू। ये तो हमने ख्वाहिश की थी, लेकिन होता ना जब आप किसी इवेंट पे जा रहे हो, किसी शो में जा रहे हो, या आपको मालूम हो कि फरमाइश भी आएगी और ख़ुद कुछ भी परफॉर्म करना होगा, तो वो तैयारी कौन सी थी? एक्चुअली तैयारी जो है वो किसी और सॉन्ग की थी। माइक 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 प्लीज। नहीं, आपकी तैयारी ज़ाया नहीं जाएगी। वो तो मैं ज़ाया जाने दूंगा। मेरा ख्याल है लेट्स नॉट वेस्ट अ सेकंड प्लीज। उसका आई थिंक कोई आप खास म्यूजिक भी साथ। मैं एक्चुअली वही देख रहा हूँ। अच्छा, उसको म्यूजिक के साथ एक बनाकर जो है वो। अच्छा सोनू, आपको माइक ऊपर बस रखना होगा, तब तक आप चेक कर रहे हैं, हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। बड़ा अच्छा लगा, क्या जबरदस्त सुर लगा, यहाँ लगा कॉन्सर्ट का माहौल। अच्छा मुझे बताएं, जब छोटे थे आप, बचपन में आप मतलब थे, अब प्लीज अब आवाम को जरा जानने दें कि अब आप बड़े हो गए, माशाल्लाह 2 बच्चे हैं इनके, तो आपका बचपन में कौन सा फेवरेट मिली नगमा होता था? दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान आता है आपको गाना? जी आता है। चले हम ये सोनू से सुनेंगे। ये बहुत अच्छा फैसला किया आपने। प्लीज। अच्छा, अब दिल दिल पाकिस्तान में कौन सा? नहीं, जो आप तैयारी करके आए थे। अभी रुक जाते हैं जरा, अभी जरा साथ साथ हम उन्हें रखेंगे ना, गाने सुनते रहेंगे, तो जरा सा आपको हम रोकते हैं यहाँ पे। तो ज़बरदस्त जनाब, और यकीनन ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, आपका जोश और बढ़ाती हैं। बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं जनाब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यौम पाकिस्तान पर अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान एक मजबूत ताकतवर कौम के तौर पर उभरेगा। जो ख्वाब हमारे बुजुर्गान ने देखा, उस ख्वाब की तकमील तक हमें मेहनत और जिद्दोजहद करना होगी। क्या कहना था, आज इन सुनते हैं। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ लाहौर में। पाकिस्तान बनने के बाद हम हर साल इस बात का अहद भी करते हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत ताकतवर कौम के तौर पर उभरे। जो ख्वाब हमारे बुज़ुर्गों ने देखे थे, जो ख्वाब कायद आज़म ने देखा था, उस ख्वाब की तकमील तक हमें मेहनत और जस्तजू करनी पड़ेगी, ताकि अक़वाम आलम के अंदर पाकिस्तान एक उसूली, मेहनतकश, तरक्की याफ्ता और कामयाब कौम। डॉक्टर आरिफ अलवी का पैगाम हमने आपको सुनवाया। एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कोविड-19 की जो वैक्सीन प्राइवेट सतह पर मिल रही है या मिलने वाली है, उसकी कहानी होगी, लेकिन ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि पंजाब भर में कोरोना ने तबाही मचाई हुई है। सूबे में अब तक 26,986 अफराद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। समा के नुमाइंदे दानियाल उमर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। दानियाल बताएगा मजीद क्या अपडेट है? जी शोएब और महक, पंजाब की सूरत हाल खासी गंभीर नज़र आ रही है। कोरोना का ये जो तीसरा लहर रिपोर्ट होना शुरू हुई है पंजाब के अंदर, तकरीबन 3,35,000 से ज़ायद टेस्ट हुए हैं मार्च के महीने में ही सिर्फ पंजाब के अंदर, जिनके अंदर 26,000 से ज़ायद पॉजिटिव आए हैं पंजाब में। और इनके आधा जो 26,000 के आधे से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हैं, यानी कि 16,000 से ज़्यादा केसेस वो रिपोर्ट हुए हैं लाहौर से। लाहौर के अंदर जो अस्पताल हैं वो भरना शुरू हो गए हैं। 73% तकरीबन लाहौर के अस्पतालों के जो ICUs हैं, जिनमें वेंटिलेटर पे जो मरीज़ होते हैं कोरोना के, वो उनसे भर गए हैं। इसी के साथ साथ तकरीबन 50% ऑक्सीजन बेड्स लाहौर के अस्पतालों के भर चुके हैं मरीजों से, क्योंकि SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे। लोग जो है वो 6 बजे के बाद जो पंजाब हुकूमत ने कहा था कि मार्केट्स को बंद कर दिया जाएगा, वो नहीं किया जा रहा। छुप कर भी मुख्तलिफ जगह पर मार्केट्स जो है वो खुली होती हैं, शटर नीचे किए होते हैं। लोग जो है वो उसी तरह से शादियां करें हैं मार्केट्स के अंदर, और कोई पूछने वाला नहीं है। इस वजह से कोरोना के जो केसेस हैं उनमें खासा इजाफा देखने में आ रहा है। साथ ही साथ लाहौर की जो मस्बत शरह है वो 14% तक पहुंच गई है, जो कि एक खासी अलार्मिंग सिचुएशन है। जो मजमूई केसेस हैं सिंध के, बलोचिस्तान के, गिलगित के, KPK के, उन तमाम के मजमूई केसेस से भी ज़्यादा केसेस सिर्फ लाहौर से रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि पंजाब हुकूमत के लिए भी, लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया के लिए भी खासी अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन इस सारी सिचुएशन को देखते हुए SOPs को फॉलो ना करवाना, आया लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, मार्केट्स प्रॉपर टाइम पर बंद हो रही हैं, या फिर जो मुख्तलिफ गैदरिंग्स की तकरीबात हैं उन पर पाबंदियाँ मुकम्मल तौर पर लग रही हैं, ऐसा कुछ भी देखने में पंजाब से, ख़ास तौर पर लाहौर से नहीं आ रहा। जी शुक्रिया दानियाल अपने अपडेट। लेकिन ये सिचुएशन खासी ख़राब होती चली जा रही है। जब अस्पताल भर रहे हों, एहतियात हो न रही हो, तो ऐसे में हालात किस तरफ जाएंगे, हमें एहतियात करना होगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई मामला भी है नहीं। चूँकि वैक्सीन मौजूद ज़रूर है, लेकिन उस तादाद में मौजूद नहीं है, उस तादाद में नहीं लगा जा रही जो हमारी पॉपुलेशन है। वफाकी काबीना की हम बात करते हैं, कोविड की 2 वैक्सीन यानी 2 कंपनीज की जो वैक्सीन हैं, इनकी कीमतें फ़रोख्त की मंजूरी दी गई है। रशियन वैक्सीन स्पुतनिक 5, इसकी 2 डोजेज़ इस पर मुश्तमिल जो पैक है उसकी कीमत 8,449 रुपये मुकर्रर की गई है। जबकि चाइनीज़ कंपनी की वैक्सीन कैन साइनोबायो, जिसके ट्रायल्स पाकिस्तान में हुए हैं, उसकी 1 डोज़ ही लगनी है और कीमत उसकी मुकर्रर की गई है 4,225 रुपये। हमें इस वक्त ज्वाइन किया पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सॉरी थोड़ा सा डिले हुआ, यू आर वेटिंग। डॉक्टर साहब, मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ कि क्या हम ये समझें कि मंजूरी भी हो गई, वैक्सीन प्रोक्योर भी कर ली गई प्राइवेट सेक्टर की जानिब से, तो क्या इस वक्त कहीं पर प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन लगाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल 50,000 डोजेस जो हैं स्पुतनिक 5 की वो पाकिस्तान पहुंच चुकी हुई हैं, जो प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट की हैं। मगर इसकी प्राइसिंग का थोड़ा सा इशू है, वो आज या कल में रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी। कुछ इंटरनेशनल मार्केट में कुछ वेरिएशंस आई थी जब हमारी एक वैक्सीन दुनिया में जो बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ हो रही थी, एस्ट्राजेनेका, उसके ऊपर जब कुछ थोड़ी सी रिजर्वेशंस आई तो फौरी तौर पे उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी आई और ये स्पुतनिक 5 की डिमांड बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई में और इसकी प्राइसिंग में थोड़ा सा इशू आया। उसको रिजॉल्व किया जा रहा है, वो इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में रिजॉल्व हो जाएगा तो ये वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहबा, यूँ तो आपने इसको कल भी समा पर एक्सप्लेन किया था, पर मैं चाह रहा हूँ दोबारा से इस पर बात कर लूँ। आलमी सतह पर स्पुतनिक 5 की कीमतें, उसका जो तयन किया गया है, पाकिस्तान में जो कीमतें तयन की जा रही हैं वो उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यूँ तो आपने उसमें कहा कि ज़ाहिर है -20 डिग्रीज पर स्टोर करना होता है, उसके लिए कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, वो तो हर जगह पर ही करनी होती है, वो कॉस्ट तो हर जगह पर बढ़नी चाहिए। वाई ओनली पाकिस्तान जहाँ पर एक कॉस्ट ज़्यादा है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमारा पाकिस्तान जिन जगहों की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा डेवलप्ड सिस्टम्स होंगे। पाकिस्तान के अंदर हम लोग अभी वैक्सीन में काफ़ी पीछे हैं। हमारे मुल्क में वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं होती। लोग अक्सर इंडिया की मिसालें देते हैं। इंडिया इस वक्त एक बहुत बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ज़ाहिर है उनकी लोकली मैन्युफैक्चर होने वाली वैक्सीन वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है।
ये स्पुतनिक 5 की जो कैलकुलेशंस की जा रही हैं, ये इसकी लैंडेड कॉस्ट और फिर इसके आगे जो इसकी डिलीवरी सिस्टम्स हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, उन सारी चीज़ों को भी कैलकुलेट किया जा रहा है। मगर गवर्नमेंट इस वक्त पूरी तरह से इस चीज़ को देख रही है कि कोई अनड्यू मुनाफा या लोगों के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। पर यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये प्राइवेट वैक्सीन आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ये लगवाएं। हुकूमत आपके लिए वैक्सीन का इंतजाम कर रही है, वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, ज़ाहिर है सबको अपनी जान की फिक्र है, और जब रियासत इस मामले में थोड़ा सा हम देखें कि सुस्ती या ताखीर का शिकार हो जाए, अगर आप इस पर यूँ बात कर लें कि बहुत से और ममालिक जो कि पाकिस्तान के पैरेलल होंगे, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, वहाँ तो लाखों अफराद को ये, बल्कि कहना चाहिए कि उससे भी बड़ी तादाद जिनको ये वैक्सीन लग चुकी है। पाकिस्तान का उसके मुकाबले में नंबर बहुत कम है, बहुत कम है। जी बिल्कुल, ये मैं आपके साथ एग्री करती हूँ। मगर अब जो नई डायरेक्शंस दी गई हैं वैक्सीनेशन, सारे सूबों को उनको टारगेट्स दिए गए हैं कि वो अपनी वैक्सीनेशन की तादाद को बढ़ाएं, और जो टारगेट्स NCOC की तरफ से उनको दिए जा रहे हैं वो कंपलसरी होगा कि वो डेली बेसिस के ऊपर उन टारगेट क्या दिया गया है। डॉक्टर साहिबा, अगर आप मुझे इस तरह बता दें कि पंजाब का डेली नंबर क्या होना चाहिए वैक्सीनेशन का, सिंध का क्या होना चाहिए, क्या टारगेट सेट किया गया है? देखिए, इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से किया जा रहा है, और पंजाब को तकरीबन अब कोई तकरीबन 8-10 हज़ार शायद उनकी वैक्सीनेशन हो रही थी, मगर अब उनको 20,000 वैक्सीनेशन डेली का टारगेट दिया गया है। इसी तरह बाकी सूबों को भी उनकी तादाद के हिसाब से और गिलगित बल्तिस्तान एजे के तमाम को जो है वो टारगेट दिए गए हैं, और उनसे कहा ये मीट किया जाए। और इंशाल्लाह जब ये टारगेट मीट होंगे तो आप देखेंगे कि वैक्सीनेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। शुरू में जिस तरह मैं बताती हूँ कि 1000-1500 लोग पूरे पाकिस्तान में आते थे जब ये स्टार्ट हुई थी इनिशियली, बीच में ऐसे दिन भी आए हैं जब तकरीबन 41,000 लोगों ने एक दिन में वैक्सीन करवाई है। तो अब इंशाल्लाह ताला ये स्पीड अप हो रहा है। हमारे पास मजीद वैक्सीन भी 28 मार्च तक इंशाल्लाह ताला 10 लाख डोजेस साइनोफार्म की जो पाकिस्तान ने परचेज की हैं वो भी पहुंच जाएंगी। उसके बाद अप्रैल में हमारे पास कैंसिनो बायो की भी एक बड़ी तादाद में वैक्सीन जो कि सिंगल डोज की है वो पहुंच जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें पाइपलाइन में, हमें उम्मीद है कि अब ये इंशाल्लाह ताला तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। सही है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे आप पंजाब की मिसाल दे रही हैं, ज़रा अगर सिंध की हम बात कर लें तो सिंध मुझे लग रहा है थोड़ा सा नज़रों से दूर होता जा रहा है, क्योंकि ना यहाँ पे डेली टेस्टिंग उतनी हो रही है जितनी होनी चाहिए, ना ही जब भी हम सवाल करते हैं कि आप सिंध में होने वाली टेस्टिंग से मुतमईन है तो हमें आगे से जवाब मिलता नहीं। तो आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा सिंध के लिए स्पेशली निज़ाम बनाया जाए कि एटलीस्ट सिंध के लोगों को इतना हम समझा जाए कि वैक्सीन या टेस्टिंग की जो तादाद है वो बढ़ाई जाए यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो उनको वाफिर मिकदार में टेस्टिंग किट्स प्रोवाइड करे, जो कि वो कर रही है। कि जितनी उनकी डिमांड होती है उतनी टेस्टिंग किट्स जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं। उसके अलावा वैक्सीन जो है पॉपुलेशन के हिसाब से और जो डिमांड उन्होंने NCOC के सामने अपनी रखी है उसके मुताबिक उनको वैक्सीन भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, नहीं फिर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। जी बिल्कुल, अब उसको आगे इम्प्लीमेंट करना वो सूबाई ठीक। जहां तक बात डॉक्टर साहब इम्प्लीमेंटेशन की है, हमने वो माहौल भी देखा है कि 5 रुपए वाला मास्क 200 में बिका, हमने वो माहौल भी देखा कि 100 रुपए का सैनिटाइजर 500 में बिका, हमने वो माहौल भी देखा कि हर चीज़ की होर्डिंग हुई, चीज़ें महंगी हुई। अब जो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हुआ है, कहीं ये तो नहीं होगा कि जो प्राइस कैप आप लोगों ने सेट किया वो चाहे 4000 हो, वो 8000 हो, लेकिन जल्दी में और जो बहुत अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़्यादा पे करके जल्दी लेना चाहें वैक्सीन, इसको रेगुलेट किया जाएगा या कि बिल्कुल प्राइवेट कंपनीज की सवाबदीदी इख्तियार होगा कि आप मन मर्जी है, जिस मर्जी को लगाओ, जितने मर्जी में लगाओ? नहीं जी, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। रेगुलेट किया जा रहा है इसको, तभी कैबिनेट में इसको ये अंडर कंसिडरेशन है, वहाँ से अप्रूवल मिला है। और अगर कहीं से भी रिपोर्ट आई कि जो रेकमेंडेड प्राइस है, जो अप्रूव्ड प्राइस है कैबिनेट की तरफ से, उससे ज़्यादा अगर कहीं पर भी हुआ तो डेफिनेटली उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये बिल्कुल इसकी प्राइस को रेगुलेट किया। एक बात और बता दें डॉक्टर साहिबा, जब हम बात करें कि इस वक्त पाकिस्तान में स्पेशली इन इस्लामाबाद एंड पंजाब यूके वेरिएंट ज़्यादा है, जैसे कि इस्लामाबाद से मुतालिक कहा गया कि 70% जो केसेस डेली बेसिस पर रिपोर्ट होते हैं वो यूके वेरिएंट के होते हैं, और जिससे मुतालिक ये भी कहा जाता है 70% ये ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं ट्रांसमिट होने के। जिसने बहुत एहतियात की, यानी इमरान खान साहब, जिन्होंने मास्क का भी इस्तेमाल किया, लोगों से घुलना मिलना भी कम था, बहुत एहतियात की, अच्छा इन्वायरमेंट था, उनको भी हुआ। क्या हम समझें इमरान खान साहब को यूके वेरिएंट वाला कोविड-19 हुआ है? देखिए, अभी मेरा ख्याल है उसके लिए एक पूरा वो सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है,
वो तो मेरे इल्म में नहीं है कि हुआ है। तो मगर ये कि बाल इस वक्त पाकिस्तान में प्री डोमिनेंट जो है वो यूके वायरस है, जो कि बहुत आसानी से कैच हो जाता है। पिछला स्ट्रेन जो था वो अगर आप किसी इन्फेक्टेड घर में किसी को इन्फेक्शन होती भी थी तो थोड़ा सा सारे घर वाले नहीं इफेक्ट होते थे, पर अब इसकी इतनी ज्यादा इन्फेक्टिविटी है कि अगर ये किसी आपके आसपास वाले को हो तो फौरी तौर पे कैच हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर। तो जनाब आगे बढ़ते एक दफ़ा फिर से 23 मार्च की बात करेंगे। मीनारे पाकिस्तान ये वो मकाम है जिसको देखकर हमें याद आता है कि 23 मार्च का जो दिन है वो हम क्यों मनाते हैं। 23 मार्च 1940 में करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जलसे का स्टेज बना। उसी मुकाम पर है अब मीनारे पाकिस्तान। बरतानवी दौरे हुकूमत में इसे मंटो पार्क कहा जाता था और अब इसका नाम इकबाल पार्क है और ये पार्क 126 एकड़ तक फैल चुका है। मीनारे पाकिस्तान की दीवारों पर अल्लाह के नाम और तहरीक पाकिस्तान की अहमियत बंगाली जुबानों में दर्ज है। 196 फुट लंबे इस मीनार के फर्श संगमरमर से बने हैं। इकबाल पार्क की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसमें झील और लोगों की तफरीही सरगर्मियों का बंदोबस्त भी किया गया है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा लाहौर। रे रे मारे ना ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बो से दीवार हो तुम। ऐ शुजाअत के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। वतन के सजीले जवानों, बीवियों माओ बहनों की नजरें तुमको देखें तो यूं जगमगाए, जैसे खामोशियों की जुबान से दे रही हो वो तुमको दुआएं। कौम के जरी पासबानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे
नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों। थैंक यू शाहिद सोनू, थैंक यू सो मच। आप साथ मौजूद हैं, हमें क्विकली आगे बढ़ना वक्त सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब और गवर्नर सिंध मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। 1947 में हमें अपना प्यारा मुल्क मिला, उससे उस वक्त उसका इख्तिताम हुआ सफ़र का, उसको मनाने के लिए उन लीडर्स की लीडरशिप को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम हर साल यहाँ हाज़िर होते हैं। आज 81 साल बाद हमें पाकिस्तान रेजोल्यूशन के मतन को एक बार फिर पढ़ना चाहिए और ये अहद करना चाहिए कि इस वक्त मुल्क को पहले से सबसे ज़्यादा मुत्तहद होने की ज़रूरत है। जो इस मुल्क के दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन के वो मुल्क जो हमें कायदे आज़म ने अता फरमाया उसका ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, पर उस मुल्क में जो कायदे आज़म का विज़न था कि ये मुल्क इस मुल्क के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम किए जाएँ ताकि वो पीसफुली अमन से इस मुल्क में रह सकें। हम ये अहद करते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुराद अली शाह साहब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। 23 मार्च के बारे में हम बात कर रहे हैं और 23 मार्च 1940 की जब हम बात करते हैं तो ये वो दिन है जब हमें याद दिलाता है कि हमने कितनी कुर्बानियाँ, कितनी मेहनत की थी और कितना अज़्म था हमारे अंदर कि हम कहते थे कि बस अब लेके रहना। और यही वो अज़्म था, हिम्मत थी कि देखें 7 साल थोड़ा सा सब्र किया, इंतज़ार किया, थोड़ी सी जिद्दोजहद दिखाई और पाकिस्तान हमारे हाथों में आ गया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि आज के दिन उनके क्या जज्बात हैं, वो क्या पैगाम देंगी पाकिस्तानी कौम को। आज यौम पाकिस्तान है, तो इसी मुनासबत से मिसाल से हम बात करना चाहेंगे। मिसाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, करारदाद पाकिस्तान का दिन आज पूरी कौम जोश जज्बे के साथ मना रही है। जब बात पाकिस्तान की होती है तो कश्मीर को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, पाकिस्तान का दिल है। आज कश्मीरी भाई भी यौम पाकिस्तान पर हमने देखा कि जिस तरह से जज्बात रख रहे हैं और जिस तरीके से मना रहे हैं, आपकी नज़र में उनके ये जज्बात रखना, उनका ये तरीका, जिस तरीके से वो यौम पाकिस्तान को मना रहे हैं, कैसा है? देखिए, आज का दिन एक बहुत ही हिस्टोरिकल डे है। पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी पहली दफ़ा और मैं समझती हूँ कि ये कश्मीरियों के साथ जो पाकिस्तान का रिश्ता है वो इतना गहरा है, रूह जिस्म का कह दें, मज़हब का कह दें, इंसानियत का कह दें, हिस्ट्री का भी आप देख लें, और उसके साथ साथ जो अनफिनिश्ड एजेंडा है पार्टीशन का। जब हम आज़ादी की बात करते हैं, जब हम 23 मार्च की बात करते हैं, 14 अगस्त की बात करते हैं, तो उसके साथ साथ डेफिनेटली हर पाकिस्तानी के दिल में एक दुख भी होता है कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म हिंदुस्तान कर रहा है आज तक, जो वहाँ पे कश्मीर में लाशें मासूम लोगों की जो है वही मिलती हैं हिंदुस्तान की तरफ से एज ए तोहफ़ा, और अब भी वहाँ पे जो कुछ जुल्म हो रहा है स्पेशली 5 अगस्त के बाद, तो और भी दिल दुखता है कि कब तक ये जुल्म रहेगा और क्यों, क्या वजह है कि आज तक वो दिन नहीं आया कि हम मुकम्मल तौर पे आज़ादी को सेलिब्रेट कर सकें, क्योंकि कश्मीरियों का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। बिल्कुल, वो मसला ऐसा है जिसके हल के लिए तो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए तो अब स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। मशाल, लेकिन मुझे बताइएगा कि जो इस वक्त हम माहौल श्रीनगर का देख रहे हैं, चंद तस्वीरें वहाँ से हमारे सामने आती हैं कि पाकिस्तान का झंडा वहाँ लहरा रहा हो, और आज के दिन पोस्टर्स का लगना, झंडों का लहराना, बड़ा क्लियर मैसेज जाता है। क्या कहेंगी इस पर? देखिए, आज दिन है जो 23 मार्च है। 1940 के अंदर जो लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई थी, जिसने पाकिस्तान रेजोल्यूशन की शक्ल ली थी और एक पाकिस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान मूवमेंट को जो एक डायरेक्शन दी थी, तो नेचुरली हर कश्मीरी जो इस वक्त है ग़ुलामी के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, आज़ादी की जद्दोजहद लड़ रहे हैं UN की करारदादों के मुताबिक, और प्रिंसिपल पार्टी हैं, और एक अनफिनिश्ड एजेंडा जो है पार्टीशन का, जो कि अनरिजॉल्व रहा, जो कश्मीर का मसला जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान
इंडिया वजूद में आया तो कश्मीर का मसला जो था वो पेंडिंग पे रहा, और उस वक्त से लेकर अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो हिंदुस्तान ने जो जुल्म किया है कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर, जो एक जुल्म का पहाड़ उनके ऊपर गुजर रहा है, तो ऐसे दिनों के ऊपर वो पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाएं भी देते हैं और उसके साथ इंस्पायर भी होते हैं कि इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा कि कश्मीरी भी इसी तरह अपनी कश्मीर की आज़ादी की रेजोल्यूशन पास करेंगे, और उसके साथ साथ पाकिस्तान को नेक तमन्नाओं के साथ उनको ये याद दिलाते हैं कि इस दिन के हवाले से कि कश्मीरी कौम जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है और चाहती है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी के अंदर अपना क्रूशल और मेन रोल अदा करे। तो मिसाल, आपको मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है जब हम ये देखें कि वज़ीर आज़म इमरान खान आर्मी चीफ ने माजी को भुलाकर एक दफ़ा फिर से भारत को इस बात की दावत दी कि आएँ टेबल पर बैठ के बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स भी ले गए हैं जिनसे नज़र आता है कि पाकिस्तान बेहतरी की जानिब भारत को भी मबजूल कराने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि सीज़ फायर के बारे में बात हो गई, DGMOs की मीटिंग हो गई। तो आपको क्या लग रहा है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है? देखिए, ये बहुत वेलकम स्टेप है जो DGMOs ने जो वहाँ पे सीज़ फायर पैक्ट का जो किया है, जो कि 2003 के अंदर हुआ था, उसकी कांस्टेंट वायलेशन की जा रही थी, अनप्रोवोक्ड फायरिंग और शेलिंग हिंदुस्तान की तरफ से। मासूम लोग जो थे दोनों साइड्स पे वो शहीद हो रहे थे, लोगों के घरों की छतें नहीं थी, वहाँ पे रोज़ लोग एक अनसर्टनिटी में, एक जंग में गुजार रहे हैं कितनी दिहाइयों से। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत अशद ज़रूरत है कि ह्यूमन लॉस जो है, जो कि किसी भी तरीके से फुलफिल नहीं हो सकता है, इसको रोकने के लिए उस ब्लड शेड को, तो ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स इट। मगर जो असल मसला है वो मसला कश्मीर का है, और जब तक कि वो मसला नहीं हल होगा कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक, और कश्मीरियों को टेबल पे वो चेयर नहीं मिलेगी जो हिंदुस्तान ने उनको दूर रखा हुआ है, जो कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कश्मीर के मसले के, तब तक ये मैं समझती हूँ कि इस पूरे खत्ते की जो अमन और जो सिक्योरिटी है वो एट स्टेक रहेगी। तो इस पे पाकिस्तान को एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करना है, आगे भी करना है। और अगर कोई टेबल टॉक्स होती हैं या डायलॉग होता है तो वो इनकम्प्लीट है विदाउट द कोर इशू ऑफ कश्मीर एंड विदाउट द प्रिंसिपल पार्टी, द कश्मीरी रिप्रेजेंटेटिव्स। नो डाउट मशाल, जो डायलॉग होना है, जो टेबल टॉक होनी है, उसमें कोर इशू डिस्कस होना है, विच इज़ कश्मीर। लेकिन मुझे ये बताएं कि ऐसे माहौल में जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक किरदार अदा कर सकते हैं और कर रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरब हो, UAE हो और दीगर ममालिक, जिस तरह से उनके बयानात और फिर उनकी मुलाकातें और उनकी कोशिश कि ख़त्ते में अमन कायम हो, यानी मसला कश्मीर हल हो, ऐसे में कितनी उम्मीद है आपको कि अब जब दीगर ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं? लेकिन जब तक कि ग्लोबल और रीजनल पावर्स जो हैं, जब तक वो हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगी कि वो कश्मीर को छोड़ दे, कश्मीरियों को उनका UN की करारदादों के मुताबिक उनका फैसला किया जाए, क्योंकि हर इंसान का इस दुनिया में हक है कि उसकी एक शनाख्त हो, एक सॉवरेनिटी हो, और आज़ादी हर इंसान का हक है। तो क्या वजह है कि कश्मीरियों को ये आज़ादी का हक नहीं दिया जाता? क्या हम इंसान नहीं हैं? तो ये दुनिया को रियलाइज़ करना चाहिए कि जो हमारी जियो स्ट्रेटिजिक पोजिशन है कश्मीर की, जो उसकी सेंसिटिविटी, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, और ये यहाँ से एक CPEC ने भी गुजरना है, रीजनल पीस की भी बात है, एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट भी है, और इसके साथ पूरे खित्ते का जो अमन और प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी जो है और इकॉनमी की प्रॉस्पेरिटी लिंक्ड है, तो इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और जितने ममालिक आ रहे हैं इस मसले को हल करने के लिए, हम उसको वेलकम करते हैं, और हम उनको यही कश्मीरी कौम की तरफ से कहेंगे कि इस मसले का हल तभी मुमकिन हो सकता है जब इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो एक मेजर प्लेयर है, एक पार्टी है इसकी, UN इसका पार्टी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंडिया है, पाकिस्तान, और सबसे बढ़ के कश्मीरी जो रिप्रेजेंटेटिव कश्मीरी अवाम है वो प्रिंसिपल पार्टी है। ठीक है, मिसाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और गुफ्तगू कर रही थी वो जिस तरह से यकीनन जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अज़्म की, तो कश्मीरी भाइयों को भी हम नहीं भूलते हैं। आज तजदीद अहद वफ़ा का दिन है और सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। आपसे कुछ देर पहले उन्होंने एक ट्वीट भी की। फैसल, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग, कैसा गुजर रहा है 23 मार्च आपका? एक्सरसाइज कर लिया आपने? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही कमाल बात किया आपने कि एक्सरसाइज कर ली है। ये हमें अपनी जिंदगियों में चीज लेके आनी होगी, और मुझे खुशी है कि हमें ये अहद करना है, अपनी फिटनेस का भी अहद करना है, क्योंकि हम
वैसियत कौम पाकिस्तानी जो है थोड़ा ये मानना पड़ेगा लेजी लोग हैं, सुस्त हैं, मोटे हो रहे हैं। और अपने आप से ये बात मैं शुरू करूंगा। लेकिन अभी शुएब भी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इनको भी चाहिए कि ये भी एक्सरसाइज किया करें। लेकिन मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ फैसले में, तो ऑलरेडी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मेरा तो वेट भी ज्यादा नहीं है। नो डाउट आप बहुत फिट है माशाल्लाह। और आज आप दोनों जो हैं वो ग्रीन ड्रेस और आपने ये जो कॉम्बिनेशन पहना हुआ है ये और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम सबको आज इस दिन को बड़े अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, जबरदस्त, क्योंकि आज तजदीद अहद का दिन है और पहला अहद तो फिटनेस का हो गया। लेकिन जो आपने जो फैसल भाई आज ट्वीट किया ना, मुझे तो उसमें इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी नजर आई है कि ये वो चीज़ें जो नज़र आनी चाहिए। इतनी खूबसूरत बात आपने की कि जब हम 1940 की ज़ाहिर जब हम बात करते हैं कि मिलकर आगे चलना होता है, मिलकर एक कॉज के लिए बढ़ना होता है, ऐसे में दुश्मन को ये पैगाम देना, यानी मैं दुश्मन से ज़्यादा वो हार्श वर्ड हो जाएगा, ऑपोजिशन ही कह देता हूँ, तो ऑपोजिशन को कहना कि आइए मिल बैठ कर आगे बढ़ते हैं, ये बहुत पॉजिटिव जेस्चर आपकी तरफ से गया। इट्स वेरी गुड जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, आज तजदीद अहद का दिन है। 23 मार्च 1940 जब कायद आज़म की क़यादत में पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर हुई थी, तो आज हम इमरान खान हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनकी क़यादत में पाकिस्तान को आगे ले जाने का हम सब मिलकर अहद करते हैं। और आज खुशी इस बात की है कि आज हमारी कौम, हमारे रियासती इदारे, हमारी अफवाज, हमारी हुकूमत, हमारा मीडिया, हम सब इकट्ठे हैं और हम सब सियासी पार्टियों को भी यकजहती का मुजाहरा करना होगा और करप्शन के खिलाफ मिलकर काम करना होगा, जिहाद करना होगा। ऑपोजिशन को तामीरी किरदार अदा करना चाहिए कि जहां गवर्नमेंट गलत जाए बिल्कुल उसकी तस्हीह करे और जहां ठीक हो उसका साथ दे। हाँ, कंस्ट्रक्टिव तामीरी ऑपोजिशन। मामला जातियात का नहीं है भाई, मामला मुल्क का है। और दीगर सियासी पार्टियों में, पीपल्स पार्टी में, PMLN में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नीट एंड क्लीन है। कौन है वैसे फैसल भाई, अगर ये लिस्ट भी थोड़ी सी हमारे सामने रख दें, स्टार्टिंग फ्रॉम PMLN, फैसल भाई की नजर में नीट एंड क्लीन कौन है? नहीं, काफी लोग हैं, देखें वो तो सामने है, आपको ज्यादा पता होगा, जिन पे करप्शन के कोई केसेस नहीं है, जिन्होंने कभी कोई उस तरह से गलत को गलत कहा है, सही को सही कहा है। दो अच्छा फैसल भाई आप कह रहे हैं बहुत है, मैं कहता हूं आप दो नाम लें, PMLN के 2 नाम और पीपल्स पार्टी के 2 नाम। देखिए, हम पार्लियामेंटेरियन हैं, पार्लियामेंट में इकट्ठा काम करते हैं। अब किसी का नाम रह गया तो फिर वो आज के दिन मुनासिब नहीं होगा। महक सही कह रही है कि ये बात 24 तारीख को हम कर लें तो ज्यादा मुनासिब होगा। 24 तारीख को ये ना आप यूटर्न ले लें, आपके सारी उस तरफ के कोई नीट एंड क्लीन नहीं है। हाँ, वैसे ये बात भी आपकी सही है कि बेशतर जो हैं उनमें ठीक लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके बारे में 24 तारीख को जिक्र जरूर होगा। अच्छा फैसल, चलें, ये तो आपकी ट्वीट और इतनी पॉजिटिविटी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये लगता है कि 23 मार्च 1940 को जब हम याद करते हैं, उस वक्त जो हमारा अज़्म था, उस वक्त जो हमारा जोश था, उस वक्त जो जज्बा था, आज वो हमें कहीं नज़र क्यों नहीं आता है? जब हम 23 मार्च हो जाए, 14 अगस्त हो जाए, तभी ये चीज़ें नज़र आती है। मुझे लगता है पूरा साल, बल्कि पूरी ज़िंदगी ये जज्बा तो हमारी रगों में ऐसे दौड़ना चाहिए कि जैसे खून है। हाँ, पहले तो सिर्फ PTV होता था ना, तो वो असल में बात यह है कि अब बहुत से चैनल्स हैं, बहुत सी बातें हैं, सारा वक्त हम देखते हैं टेलीविज़न के ऊपर, हमें स्पेशली न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, स्पेशली जिन प्रोग्राम्स में हम लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, तो हमें लड़ाई झगड़े के अलावा मिलता क्या है? तो हमारी 70% आबादी है 35 साल से कम उम्र के नौजवान। तो आप ठीक कह रही है, जब हम जो मैसेजेस लेते हैं, ये जो वो लेते हैं, तो एक अफरा तफरी हमें दिखाई देती है, एक सियासी आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ दिखाई देती है। इस चीज़ को अब ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये चलने का नहीं है, क्योंकि जहन साजी ठीक नहीं हो रही है। ये यंग पॉपुलेशन को हम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। हम सबको मिलकर इस चीज़ का हल निकालना होगा। हर वक्त की लड़ाइयाँ, हर वक्त की ये चीज़ें, ये जहन पे अच्छा असर नहीं डालती हैं। डिप्रेशन बढ़ रहा है, जो लोग हैं वो परेशान ज़्यादा हैं। देखें, जब तक आपके अंदर एक आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन नहीं आएगी तो मसला तो रहेगा। और इंस्पिरेशन कहाँ से आनी है? वो आनी है इस पॉलिटिकल लीडरशिप से। अब जब हम ये बैठ के यहाँ पे देखेंगे कि जी इदारों पे हमले हो रहे हैं,
अदालतों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, और पॉलिटिक्स के अंदर आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो फिर ये मैसेजेस ठीक नहीं है। और साथ ही में एक और बात भी है, हमारे यहाँ कई कमाल की चीज़ें हो रही हैं। मतलब पाकिस्तानी कौम जो है दुनिया की उन कौमों में आती है जो सबसे ज़्यादा चैरिटी देते हैं, मोस्ट चैरिटेबल नेशंस के बीच में हम आते हैं। ये ज़बरदस्त बात है। हम दुनिया की वो कौम है जो सबसे ज़्यादा रेजिलियंट कौम है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टैलेंट जो यंग टैलेंट वो पाकिस्तान में, यंग पॉपुलेशन है। दुनिया की वो फौज जिसने वो जंग लड़ी जो दुनिया की कोई फौज लड़ ही नहीं सकती, जो पाकिस्तानी फौज ने लड़ी। 70,000 से ज्यादा हमारे लोग शहीद हुए, $123 बिलियन का नुकसान हुआ। किस चीज के लिए? दुनिया के अमन के लिए। हमारे यहाँ कई कमाल चीजें हुई हैं, लेकिन हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बात करते हैं। तो हमें आज से इस पे भी काम करना है। आई डोंट नो वो कितना हो सकता है, 24 तारीख बहुत डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन हम तहरीरें तो एटलीस्ट उस तरफ हम स्टेप्स तो जरूर लेंगे। फैसल भाई एक बात और, ये हुस्न इत्तेफाक है कि अब परेड 25 तारीख को होगी। 25 मार्च 1992 वर्ल्ड कप जीता था इमरान खान की क़यादत में। बिल्कुल। और 25 तारीख को अब दो खुशियां मनाएंगे। एक तो हम अपनी अफवाज की परेड देखेंगे जो कि दुनिया में दिखी जाती है और दुनिया उसकी पजराई करती है, और फिर दुनिया ने पजराई की थी उस टीम की परफॉर्मेंस की। 92 क्या याद है? आप कहाँ थे शुएब? महक मैं बहुत छोटा था, मैं पैदा नहीं हुई थी। अरे ओहो, अच्छा चलें ठीक है। अब आप क्या शिनाख्ती कार्ड दोनों के चेक कराने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि मुझे याद है मेरे वालिद साहब वालदा दोनों हयात थे, और वो हम छोटे थे तो हमें लेकर चले गए कोयटा। अच्छा। जाते वक्त हम ट्रेन पे गए थे कोयटा, तो जाते वक्त सेमीफाइनल मैच आ गया, ठीक है जी, तो हमने वो रेडियो पे सुना था, और वापसी पे हमारा फाइनल मैच आ गया, वो भी हमें रेडियो पे सुनना पड़ा। तो फिर मैंने सोचा कि ये इतना बड़ा मैच जो है वो हमने दोनों मैचेस रेडियो पे सुने और देखे नहीं है, तो हमने खैर बाद में हाइलाइट्स देखी, लेकिन फिर रेडियो से बड़ा प्यार हो गया और मैं फिर रेडियो ब्रॉडकास्टर बन गया 92 के वर्ल्ड कप के बाद। तो वो एक क्या लम्हात थे जब इमरान खान साहब कहते रहे। फैसल भाई आप चूंकि इस वक्त बिल्कुल उस फीलिंग में ना कि जो उस वक्त माहौल था, उस वक्त क्या फैसल भाई आपने सोचा था कि कभी आगे चलकर आप इमरान खान की आवाज बनेंगे, उनके तर्जुमान बनेंगे, उनके इतने करीब हो जाएंगे? उस वक्त भी उनकी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी नहीं बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अच्छा। क्योंकि इमरान खान साहब ने भी ये नहीं सोचा था कि वो सियासतदान बन जाएंगे। इमरान खान साहब ने भी शौकत खानम के लिए वर्ल्ड कप खेला था, हॉस्पिटल के लिए खेला था, और उनका मिशन था कि वो वर्ल्ड कप जीते और हॉस्पिटल बनाने में उनको काफ़ी मदद मिलेगी। उन्होंने सियासत में आने का फैसला भी नहीं किया था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि एक दिन ये शख्सियत जो कि मतलब पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहचान है, इमरान खान, उस वक्त 92 में बात कर रहा हूँ, जब वो ट्रॉफी उठा रहे हैं, वर्ल्ड कप उठा रहे हैं, ये नहीं सोचा था कभी भी कि मैं इतना क्लोजली ज़िंदगी में उनके साथ काम करूँगा या उनके साथ उनकी टीम का हिस्सा होऊंगा। ये नहीं समझ आई थी, क्योंकि क्रिकेट तो मुझे नहीं आती थी है, लेकिन एक कॉमन फैक्टर ज़रूर निकल सकता था। जब मैं छोटा था और यह वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ तो इसमें जो आवाज़ें सुनी थी हमने, टोनी ग्रेग की, बिल लॉरी की, इयन चैपल की, चैनल 9 की, तो हुआ ये कि दिल के अंदर ये जरूर आया था कि क्रिकेट से एक ताल्लुक हो जाएगा मेरा, और वो है क्रिकेट कमेंट्री का, और वो अल्लाह का शुक्र है फिर वो क्रिकेट कमेंट्री का ताल्लुक बन गया। कमेंट्री हो गई बाद में, तो फिर आप भी देखे ना, आप भी यहाँ बैठ के क्या पॉलिटिकली कमेंट्री करते हैं। हम आवाम का मौके सामने रखते हैं, बस क्या करें, दिन भर होती है पॉलिटिक्स से फैसल भाई, इसलिए हमें भी करनी पड़ती है। फैसल भाई थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट। जी प्लीज अभी आपने ब्रेक पे जाना होगा, इश्तिहार चला लीजिएगा, लेकिन एक नज़म आप दोनों के नाम और पूरी क्या बात है, प्लीज ठीक है, आज के दिन के हवाले से भी है और आगे बढ़ने के हवाले से भी है, और ख़ास तौर पे महक ने जो पहली बात की थी ना, उससे ये कनेक्ट करती है। उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है, जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो और जीना कोई जुर्म ना हो, वहाँ फूल खुशी के खिलते हों और मौसम सारे मिलते हों, बस रंगो नूर बरसते हों और सारे हंसते बसते हों,
उम्मीद है ऐसी बस्ती की जहां झूठ का कारोबार ना हो, दहशत का बाजार ना हो, जीना भी दुश्वार ना हो, मरना भी आजार ना हो। ये बस्ती काश तुम्हारी हो, ये बस्ती काश हमारी हो। वहां खून की होली आम ना हो, इस आंगन में गम की शाम ना हो। जहां मुंसिफ से इंसाफ मिले, दिल सब के सबसे साफ मिले। एक आस है ऐसी बस्ती की जहां भूख से रोटी सस्ती हो। आमीन। ये तो पूरी कौम की एक आवाज है इस पर कि आमीन। थैंक यू सो मच फैसल भाई साथ मौजूद थे। क्विक लेते हैं, वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। तो जनाब 23 मार्च का दिन आज हम सेलिब्रेट करें, बस एक चीज की कमी वो यानी कि हमने आज परेड नहीं देखी ना। हम देखेंगे 25 को परेड देखेंगे। आज हमने सोचा ये म्यूजिक का तड़का बार बार लगाया जाए। सोनू चू के साथ मौजूद है, खूबसूरत उनकी आवाज है। सोनू, अब इस सेगमेंट में क्या गुनगुना रहे हैं आप? अब हम शुक्रिया अदा करते हैं। चलें, बिल्कुल बनता है भाई, बनता है शुक्रिया अदा करें। मिट्टी के तावीज बना के नाम वतन का गले लगा के, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, तेरे सारे ख्वाब बचा के, बस इतना कहने आए हैं शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया। मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए। रोशन सूरज चढ़ आए तो फिर भी कोई शाम ना आए। इस मिट्टी को हाथ लगा के माथे पे ये खाक लगा के, से पहले पाक लगा के, नाम से पहले पाक लगा के, बस इतना कहने आए हैं शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया। मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। नाम तेरा यूं साथ लगा के, नाम के आगे पाक लगा के, जिस बात में तू रहता है दिल से हर वो बात लगा के, बस इतना कहने आए हैं शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया। मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। क्या बात है। थैंक यू सोनू, थैंक यू सो मच। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया आपका। आप आए, हम भी मुस्कुराए और देखने वालों को भी बड़ा अच्छा लगा। वक्त हो गया जनाब ख़त्म। छोटे छोटे से रेजोल्यूशन ज़रूर सेट कीजिएगा आप भी, और बच्चों को भी बताएं कि रेजोल्यूशन सेट करना कितना अहम होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। हम भी बढ़ेंगे आगे। दिन भर होगी यौम पाकिस्तान की बात, सिर्फ आज नहीं 25 को भी होगी, क्योंकि 25 को हम परेड देखेंगे। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। बाय बाय।